कॉन्टेक्ट्स में वेठा आहिनि त उन्हनि खे मैसेज बि हलाए छॾनि जेके फार्मर आहिनि ऐं गॾोगॾु गुज़ारिश कंदुसि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर मोहतरम एडवोकेट राजा जवाद अली साहब साहब अचनि ऐं अॼु जे मौजूद जे असांखे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थींदा रहनि। आउं पंहिंजो लेक्चर शुरू करण खां अॻु जेके दोस्त मौजूदु आहिनि ऐं जिन ताईं बि इहो मैसेज कन्वे थिए थो, जेके बि दोस्त को लेक्चर ॾियणु चाहिनि कंहिं टॉपिक ते, उहे असां वटि वेलकम आहिनि। उहे पंहिंजो नालो ऐं टॉपिक ॿुधाए छॾनि। इंशाअल्लाह ताला असांजी कोशिशि आहे त हर सैटरडे ते ॿार में जेको आहे लेक्चर प्रोग्राम थिए। जेको बि दोस्त वॉलंटियरली इहो चवे थो त मां लेक्चर ॾियणु चाहियां थो, हिन टॉपिक ते ॾियणु चाहियां थो, असीं उनखे तहे दिलि सां ख़ुशि आमदीद कंदासीं। डे उनजो मैनेज कंदासीं, हूंदो सैटरडे ई, पर वीकली हले थो। जेके दोस्त ॾियणु चाहिनि ऐं सभिनी खे चवंदुसि बि ज़रूरु त कोशिशि कनि अचनि, उन सां तव्हांजी पढ़ाई बि बहितर थींदी ऐं दोस्तनि खे तव्हां डिलीवर कंदो, तव्हांजो कॉन्फिडेंस ऐं हिकिड़ो मौक़ो तव्हांखे मिलंदो। हिकिड़ी स्टेज आहे, सभु दोस्त वेलकम आहिनि। अॼु आऊं लास्ट लेक्चर ॾिनो हुयो मां, उन खां पोइ मीर साहब ॾिनो, ॿई सिंधी में थिया। अॼु आऊं उर्दू में लेक्चर तो ॾियां त वो दोस्त जो सिंधी नहीं समझ पाते उन तक भी जो है हमारी बात पहुँचे। हमने टॉपिक सिलेक्ट किया आज बहुत ही बेसिक है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, और जो वकला हजरात क्रिमिनल साइड पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए 154, 155, 156 एंड 157 ऑफ दी CR। सोच रहे होंगे दोस्त कि ये तो सबको पता है, जो भी आता है कि जी FIR होनी है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, इन्वेस्टिगेशन और मैजिस्ट्रेट से करेस्पॉन्डेंस। इसमें क्या है, मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ताला आज दोस्तों की नॉलेज में कुछ ना कुछ ज़रूर इजाफा होगा कि प्रोसीजर क्या है, तरीक़ेकार क्या है। और हमारे पास बदकिस्मती से इतने साल गुजरने के बावजूद भी मैं कहूँगा कि हमारे पास इन सेक्शंस पर भी अमल दरामद आज तक नहीं है। ये कानून जो है 1898 के अंदर बनाया गया, जिसको तकरीबन 125 साल हो चुके हैं। उस दौर का कानून है जब कोई जिद्दत नहीं थी, जब कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी, जब कोई मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे, जब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थे। भलिया वाजिद है, जो लोग एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थे उस टाइम का जो है ये कानून है। लेकिन आज 21वीं सदी में 2022 के अंदर भी उन कानून के ऊपर अमल नहीं। सिंपली अगर हम उठाते हैं 154 CRPC, मैं इसको पढ़ना भी ज़रूरी समझता हूँ और फिर इसकी तशरीह करना आपके सामने जो है वो ज़रूरी समझूंगा। लॉ की लैंग्वेज कहती है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, एवरी इंफॉर्मेशन relating to the commission of cognizable offence, if given orally to an officer in charge of a police station, shall be reduced to writing by him or under his discretion and be read over to the informant. And every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the provincial government may prescribe in this behalf। छोटी सी बात है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की अगर इंफॉर्मेशन पुलिस स्टेशन पे लिखत में या ज़बानी दी जाती है तो अल्फाज का इस्तेमाल है शल। वो ऑफिसर इंचार्ज को हर सूरत में दर्ज करनी है। हमारे पास बदकिस्मती से क्या होता है, आपका कितना बड़ा भी ऑफेंस हो जाए, चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, खुदा ना खास्ता मर्डर हो जाए, किडनैपिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप थाने पे चले जाएं, पुलिस ऑफिसर FIR लिखने से गुरेज करते हैं, नहीं लिखते। बात समझ में नहीं आती क्यों नहीं लिखते, जबकि इसका मकसद है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आज से 124 साल पहले उस वक्त कानून ने ये कहा कि जी जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आए आप वो दर्ज कर दें। अब दर्ज करने में मुज़ायका क्या है, अब यहाँ पर मैं ज़रूरी समझता हूँ कि दो चीज़ों को कनेक्ट करूँ, कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। इन्फॉर्मेशन दो किस्म की हो सकती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें
बगैर मैजिस्ट्रेट की इजाज़त के पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, तफ्तीश कर सकती है, जिसको हम कहते हैं काबिले दस्त अंदाजी पुलिस। दूसरे वो होते हैं जिसमें पुलिस इंफॉर्मेशन तो लिख लेगी लेकिन वो तफ्तीश नहीं कर सकती जब तक कि मैजिस्ट्रेट साहब उनको परमिशन ना दें। लेकिन दोनों सूरतों में अब ये कानून बना, कानून में कहा गया जी आपको किसी भी सूरत में जो है वो लिखनी है। हम थाने पे गए, कोई भी आम बंदा, गरीब, मिस्कीन, कोई भी बंदा थाने पे जाता है, कुछ भी कहता है, उनको वो दर्ज करनी है। उसके बाद ये तय करना है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉट कॉग्निजेबल है, किस रजिस्टर में लिखना है। मैं आपको कुछ बातें इसके साथ कनेक्टेड है जो ना तो थानों पे आपको मिलेंगी ना वो अमल करते। इससे पहले इस कानून के बाद 1934 के अंदर पुलिस रूल्स बनाए गए। पुलिस रूल्स के अंदर पुलिस को एक पूरा तरीक़ेकार दिया गया। पुलिस रूल्स 1934 के तहत हर थाने पर 25 रजिस्टर रखने, 25 रजिस्टर्स हर पुलिस स्टेशन पर। रजिस्टर नंबर 1, रजिस्टर नंबर 2, ये दोनों रजिस्टर नंबर 1 जो है वो ड्यूटी पुलिस स्टेशन इंचार्ज के हवाले से है और 2 जो है वो इंफॉर्मेशन और जो उसके अंदर रिकॉर्ड की जाती है उसके हवाले से। इनसे रिलेटेड जो पुलिस रूल्स हैं वो पुलिस रूल्स 22 और पुलिस रूल्स 24, ये 2 रूल्स जो है उसके फिर सब रूल्स भी हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अभी अपने लेक्चर के दौरान। ये इससे कनेक्टेड है। हमें कैसे पता चले बीइंग एन एडवोकेट, वकील, कि कौन से जराइम जो हैं वो कॉग्निजेबल, काबिल दस्तअंदाज या कौन से नॉन कॉग्निजेबल है। हर मेजर एक्ट के अंदर आपको एक शेड्यूल मिलता है, शेड्यूल 2 जिसको हम कहते हैं। उसके अंदर कुछ कॉलम्स, टाइटल्स दिए हुए होते हैं कि जी कौन सी कोर्ट होगी, ऑफेंस का नंबर क्या है, सेक्शन क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी सज़ा क्या है, बहुत सारे बेलेबल है, कंपाउंडेबल है। उसके अंदर एक लिखा होता है शल मे अरेस्ट विदाउट वारंट, शल नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। 2 किस्म की डिस्क्रिप्शन होती है। मे अरेस्ट विदाउट वारंट, जहाँ पर लफ्ज़ लिखा हुआ हो मे अरेस्ट विदाउट वारंट, उसका मकसद ये है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यहाँ पर पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है, मतलब काबिल दस्तअंदाजी। जहाँ अल्फाज लिखा हुआ हो शल नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, इसका मकसद ये है कि वो नॉट कॉग्निजेबल है। ये आपका एक क्राइटेरिया है। अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो, आप शेड्यूल 2 उठाएँ, उसके कॉलम में जाएं, जहाँ लिखा हुआ हो मे अरेस्ट समझ जाएं कॉग्निजेबल, शल नॉट अरेस्ट समझ जाएं नॉन कॉग्निजेबल। ये का मसला तो यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब एफआईआर में प्रॉब्लम क्या होती है, पुलिस क्यों नहीं काटती? पुलिस के अगर आप रीज़न सुनेंगे तो वो आपको कहेगी जी झूठी हो, फिर क्या करें, इज्जतदार बंदे। भाई एफआईआर इज़ नथिंग। एफआईआर की कोई हैसियत नहीं है बजाते खुद जब तक कि वो किसी एविडेंस के साथ सपोर्टेड ना हो। हमारे पास तो ये समझा जाता है कि पर्चा कट गया या एफआईआर कट गया, जो पता नहीं कोई आसमान गिर गया। ये एक किताब है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बंदे की दी हुई इंफॉर्मेशन लिखी जानी है। उसके बाद क्या होना है और उस एफआईआर की अहमियत कितनी बनती है और कितनी नहीं बनती है, वो डिपेंड करता है अगर आप पुलिस रूल्स और सीआरपीसी को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो इसकी है, वरना एफआईआर काटने में क्या है। अब मैं आपको 156 और 157 थोड़ा सा ये पढ़ के सुनाऊंगा, फिर मैं आपको पुलिस रूल सुनाता हूँ और मैं आपको फिर ये सारी चीज़ें कनेक्ट करके समझाने की कोशिश करूँगा कि पुलिस कहाँ पर गलती करती है और इन चीज़ों का मकसद क्या है। 156 इन्वेस्टिगेशन इनटू कॉग्निजेबल केसेस। Any officer in charge of a police station may, without the order of magistrate, investigate any cognizable case which a court having jurisdiction over the local area within the limits of such a station would have power to inquire into or try under the provisions of chapter 15 relating to the place of inquiry or trial। ये वही मैंने आपको कहा कि कॉग्निजेबल केस में जो है किसी भी परमिशन के बगैर वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। क्लॉज 2 है इसका, no proceeding of a police officer in any such case shall or any stage be called in question on the ground that the case was one which such officer was not empowered in this section to investigate।
اگر یہ کہتے ہیں کہ سم ٹائمز کوئی لا آتا ہے جو کہتا ہے کہ جی یہ کم از کم انسپیکٹر کو کرنا تھا، یہ سب انسپیکٹر نے کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ کوسچن میں نہیں لائیں گے. نمبر 3، any magistrate empowered under section 190 may order such an investigation as above mentioned. ہم جب بھی جاتے ہیں میجسٹریٹ صاحب کے پاس آئیں، وہ کہتے ہیں جی میرا انویسٹیگیشن میں دائرۂ اختیار نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. سب کلاس 3 کہتا ہے any magistrate empowered under section 190 may order such an investigation as above mentioned. کہاں دائرۂ اختیار نہیں ہے اور کہاں ہے، یہ بھی بات سمجھنے کی ہے. میجسٹریٹ صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یوں کر کے آئیں، اس کو ایسے کریں، نہیں. لیکن میجسٹریٹ صاحب کو یہ ضرور کہنا ہے کہ آپ جا کے تفتیش کریں اور تفتیش کے جو قانون بنے ہوئے ان پہ عمل کریں. پلیس وزٹ کریں، پراپرٹی اگر کوئی ہے تو وہ سیز کریں، کوئی ریکوری ہے تو وہ کریں، اگر ایکیوز ہے تو اس کو اریسٹ کریں. یہ تو کہہ سکتے ہیں. آپ اس کو یہ نہیں بتا سکتے پرٹیکولرلی کہ فلاں جوابدار کو اٹھاؤ اور ایسے کرو، اس کو چالان کرو، اس کو چھوڑ دو. نہیں، ہم کبھی بھی آپ سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرتے. لیکن جو قانون میں ایک پولیس آفیسر کو کرنا ہے وہ تو آپ اس کو ڈائریکشن دیں گے کہ آپ کو یہ عمل کرنا ہے، آپ کو یہ عمل کرنا ہے. جو اکثر آپ جائیں گے تو آپ کو میجسٹریٹ صاحب کہتے ہیں جی ہمارا تو کام ہی نہیں ہے، تو پولیس آفیسر کا کام. ایسا بالکل نہیں ہے. ہر ایک چیز انڈر دی آبزرویشن، انڈر دا سپرویژن آف میجسٹریٹ. کلاس 4 کہتا ہے notwithstanding anything contained in subsection 1, 2 and 3, no police officer shall investigate an offence under section 497 or 498 of Pakistan Penal Code except upon a complaint made by the husband of the woman or in his absence. یہ جو اسپیشل لا بنا تھا 497 اور 98 کا، یہ اس میں آپ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کو نان کوگنیزیبل کیا گیا ہے صرف اس وجہ سے. اب میں آپ کو 157 تھوڑا سا پڑھ کے سناؤں گا، پھر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ پولیس کے پاس کیا اختیارات ہیں اور وہ کیا کر سکتے ہیں. پروسیجر ویئر کوگنیزیبل آفینس سسپیکٹڈ اف فرام انفارمیشن ریسیوڈ، جہاں مطلب ایف آئی آر ہو گئی، اور ادروائز این آفیسر ان چارج آف اے پولیس اسٹیشن ہیز ریزن ٹو سسپیکٹ the commission of an offence which he is empowered under section 156 to investigate, he shall forthwith send a report to the same magistrate empowered to take cognizance of such offence upon a police report. اب دیکھیں کیوں کرنی ہے. اگر میجسٹریٹ کو اس کو سپروائز نہیں کرنا اور کوئی اختیار نہیں ہے تو پہلا کام اس کو میجسٹریٹ صاحب کو بھیجنے کا کیوں ہے. اگر آپ کوئی بھی ایف آئی آر اٹھائیں گے تو آپ اس میں اگر نیچے پڑھیں گے، کوئی بھی ایف آئی آر اٹھائیں، بالکل آخر میں پولیس کارروائی لکھا ہوا ہوتا ہے 157 جی کارروائی جوگی کوٹ سکوری تھا کئی ہوئی. واٹ از دس؟ دس از دے ہیو ٹو سینڈ جگہ آسان چمندان جو ہمیں کہتے ہیں کہ جی 24 گھنٹے میں آپ کی ایف آئی آر جو ہے میجسٹریٹ صاحب کے پاس جائے گی. 24 گھنٹے نہیں ہے، دیٹس اے میکسیمم ٹائم. یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی کوئی ایف آئی آر کٹتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی آفینس ہوا ہے تو آپ اسی ٹائم وہ ایف آئی آر میجسٹریٹ صاحب کو بھیجیں گے. کیوں بھیجیں گے؟ اس لیے بھیجیں گے تاکہ میجسٹریٹ صاحب کو پتا ہو کہ ان کے حد میں کون سا کوگنیزیبل آفینس ہوا ہے. اور کیوں پتا ہو؟ بیکاز ہی کین سپروائز اینڈ shall proceed in person or shall depute one of his subordinate officers not being below such rank as provincial government may by general or special order prescribe in this behalf to proceed to the spot to investigate the facts and circumstances of the case and if necessary to take measures for discovery and arrest of the offender. اب اس کے بعد ورڈ shall کا استعمال ہے. جیسے ہی اس کو ایف آئی آر ملی، انفارمیشن ملی، اس نے رجسٹر میں نوٹ ڈاؤن کی اور اس کو لگا کہ یہ کوگنیزیبل آفینس ہے، میجسٹریٹ کو کاپی بھیجے گا. اسی وقت خود یا کوئی بھی سب آرڈینیٹ جو ایز پر کیس اتھورائزڈ ہو انویسٹیگیٹ کرنے کا، اسی وقت بھیجے گا کہ بھائی جاؤ جائے سرزمین کا معائنہ کرو، کوئی ریکوری ہے وہ کرو، اگر کسی آفینڈر کو اریسٹ کرنا ہے فورتھ وتھ آپ نے ایکشن لینا ہے. بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوتا. اب جی کہتے ہیں جی ہم اگر ہر کیس میں ایسا کریں، نہیں ایسا نہیں. اب پولیس کے پاس کیا اختیارات ہیں وہ اس کا میں اب نیچے کلاسز پڑھتا ہوں کہ پولیس آفیسر کے پاس اختیارات کیا ہیں اور وہ کیسے ایف آئی آر اگر کاٹ بھی دے تو کیا کیا کر سکتا ہے. ویئر لوکل انویسٹیگیشن ڈسپینسڈ وتھ
when any information as to the commission of any such offence is given against any person by name and the case is not of the serious nature, the officer in charge of a police station need not to proceed in person or depute a subordinate officer to make an investigation on the spot. अगर serious nature नहीं है, आप समझते हैं, आप नोट तो करें ना, पहला काम तो ये है, फिर अगर नहीं है तो आप भले प्रोसीड ना करें, आप किसी को भी ना भेजें, आप समझे ऐसी कोई बात ही नजर नहीं आ रही. दूसरा ऑप्शन इससे ज़्यादा अहम है, where police officer in charge sees no sufficient ground for investigation. If it appears to the officer in charge of a police station that there is no sufficient ground for entering on an investigation, he shall not investigate the case. भाई अगर आपको लगता है कि झूठा है, आपको इन्वेस्टिगेट करने की भी जरूरत नहीं है, आपको कानून इख्तियार देता है एफआईआर काटें, उसके बाद वहीं पर उसी एफआईआर के उसी लम्हे आप समझे कि यार ये तो झूठ बोल रहा है. मिसाल, एक बंदा अगर अभी आकर कहे जी मेरे पास अभी बाहर बकरी थी खड़ी थी घर के, जिसको इमरान खान वजीर आज़म जो है उठा के चोरी कर गए, मिसाल है, उसको लिखनी है एफआईआर, लिख दी. अब उसको पता है कि जी अपेरेंटली झूठ बोल रहा है, ये तो गलत इन्फॉर्मेशन है, दो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है लेकिन झूठा है. उसी वक्त वो क्लास बी के अंदर इन्वेस्टिगेशन एंड करेगा, फिर 182 के अंदर प्रोसीडिंग करके उसके खिलाफ केस दाखिल कर दे. दिस इज वेरी सीरियस एंड सिंपल. लेकिन आप कहेंगे जी हम नहीं पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो आप सारी रूह को खत्म कर देते हैं. अब 2 में क्या है, इन ईच ऑफ द केसेस मेंशन इन क्लॉजेस ए एंड बी of the proviso to subsection 1, the officer in charge of the police station shall state in his said report his reasons for not fully complying with the requirements that subsection, and in the case mentioned in clause B, such officer also forthwith notify the informant if any such manner as may be prescribed by the provincial government. अगर वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करता और समझता है कि ये नहीं करने जैसा, तो वो रीजंस लिखेगा और इन्फॉर्मेंट को फोर्थ विथ इन्फॉर्म करेगा. अब मैंने आपको जैसे कहा पुलिस रूल्स के हवाले से, अब पुलिस रूल्स बदकिस्मती से ना हम पढ़ते हैं ना पुलिस वाले पढ़ते हैं. उनका सारा काम पुलिस रूल्स में, ना कोड पढ़ती है. मैंने आज तक इन सारे मामलात में बहुत बहुत कम जगहों पे पुलिस रूल्स की डिस्क्रिप्शन देखी होगी, या उनका कोई इतराक या जजमेंट्स के अंदर उनका कोई मेंशन हुआ हो, बहुत कम. ना पुलिस रूल्स पुलिस वाले जानते हैं. बदकिस्मती के साथ मैं कह सकता हूँ कि शायद पुलिस अफसर्स को ये भी पता ना हो कि उनको 25 रजिस्टर रखने का नहीं. अगर वो 25 रजिस्टर रखें और उनको प्रॉपरली जो है मेंटेन करें और उनके जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं उनको फॉलो करें, तो ज़्यादा हमें किसी चीज़ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. ये पुलिसिंग अच्छी नहीं है जी, ये कोई बड़ा मामला है, ये जी पॉलिटिशियंस के कहने पे सब चीज़ें ख़त्म. आप अपने पुलिस रूल जो 1934 के थे, बीच में पुलिस ऑर्डर 2002 आया था लेकिन ये रूल्स ख़त्म नहीं हुए थे, वो तो खैर ख़त्म हो गया सिंध के अंदर. लेकिन जो 1934 के रूल्स हैं जो तकरीबन 100 साल पहले के हैं, 88 साल पहले के, अगर उस पर ही आप अमल कर लें तो मैं समझता हूँ आपके मामला जो है काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे. रूल 22 एक कहता है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन. इसमें डेफिनेशंस हैं, अगर आप पढ़ लेंगे तो बेहतर है. मैं क्योंकि नहीं चाहता कि यहाँ पर बैठ के मैं सारी डेफिनेशंस आपको पढ़ के सुनाऊँ, बता इसलिए रहा हूँ कि आपको SHO के हवाले से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. काम के जो रूल्स होंगे सिर्फ वो मैं आपको थोड़े से पढ़ के सुनाऊँगा ताकि आपको कुछ मदद मिल जाए और उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए. 22-15 पब्लिक प्रॉपर्टी से और 22-16 केस प्रॉपर्टी से. मैं 22-16 को पढ़ना समझता हूँ कि ज़रूरी है. द पुलिस शैल सीज वेपन्स, आर्टिकल्स एंड प्रॉपर्टी इन कनेक्शन विद क्रिमिनल केसेस एंड टेक चार्ज ऑफ प्रॉपर्टी विच मे बी अनक्लेम्ड. अब 3 किस्म के उन्होंने बता दिए कि जो उनसे रिलेटेड हो, वेपन्स हो या प्रॉपर्टी हो, या वो प्रॉपर्टी जो अनक्लेम्ड हो. जैसे कहते हैं कि जी हमें एबंडन, अक्सर कहते हैं गाड़ी मिली 550 कर दी हमने, एबंडन खड़ी थी, कोई मालिक नहीं मिला, हमने उसको कर दिया, और फिर वो कोर्ट में ले आते हैं, फिर 523 की रिपोर्ट मंगवाएं, फिर वो आए, फिर उसकी ओनरशिप आए. ये तरीक़ेकार भी गलत है. क्या कहते हैं ये सुनते हैं. अब अंडर द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ सेक्शन 170 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर,
in the course of searches made in police investigation under section 51, 165 and 160 of Code of Criminal Procedure, under section 153 Code of Criminal Procedure, as regards ways, measures or instrument for weighing that are false. ये हमारे पास तो काम करते ही नहीं है कि जाएं और कोई उनकी वेइंग मशीन और मेजरमेंट्स के इंस्ट्रूमेंट चेक करें, ये उसके हवाले से है कि उसमें भी ये अपने हिसाब से चेक कर रहे हैं. Under section 550 जो मैंने आपको अभी बताया, Code of Criminal Procedure, as regards property alleged or suspected to have been stolen, provided that if the property consists of an animal or animals belonging to government or persons of good status, it may be made over to them or to the commissioned or gazetted officer under the orders of magistrate who is empowered to make such an order under section 523 Criminal Procedure Code. Under section 550 Code of Criminal Procedure, as regards property found under circumstances which create suspicion of the commission of an offence, when offence in respect of an animal is not committed and such animal is not stolen property, such animal shall be seized and sent with the case to the magistrate having jurisdiction. Under section 25 of Police Act, as regards accumulated property. अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि वो प्रॉपर्टीज जो ये कहते हैं जी हमें अबंडन मिली या सस्पिशियस मिली, उसमें भी क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आप समझते हैं किसी गुड स्टेटस वाले बंदे की है या गवर्नमेंट के, आप खुद फोर्थ विद रिलीज कर दें, इट्स नॉट नेसेसरी. और अगर आप समझते हैं कि किसी क्राइम से रिलेटेड है तो फिर आप उसको मजिस्ट्रेट के पास भेजें, फिर मजिस्ट्रेट साहब जो ऑर्डर करेंगे उस हिसाब से उसका होगा. ढक होते थे पहले, अब तो ढक किसी थाने में नहीं है, पहले ढक बना हुआ कर, क्योंकि जानवर बेचारा खाए बगैर पिए बगैर तो नहीं रह सकता, ही नीड्स अ प्रॉपर केयर. आप उसको रखेंगे तो फिर उसके लिए ढक होते थे जहाँ पे उनको रखा जाता था, जहाँ पे उनको चारा उनकी जो है खिदमत की जाती थी ताकि वो जिंदा रहे. यहाँ पर तो अब मैंने आज तक ढक तो देखा ही नहीं है, किसी थाने में शायद मौजूद हो. Ordinarily, the police shall not take possession of movable property as unclaimed when it is in the possession of an innocent finder, but in cities and in cantonments the police may, in compliance with an order issued under section 26 or section 27 of Police Act, take possession and dispose of unclaimed property made over to them by innocent finders. Normally कहते हैं कि अगर किसी जगह पे किसी बंदे को मिलती है अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी, तब भी आप ना ले, शहर और कैंटोनमेंट के अलावा कहीं दूर देहात किसी बंदे को कोई प्रॉपर्टी मिली जिसका कोई मालिक नहीं, आप उसी के पास छोड़ दें, लेने की जरूरत नहीं है. लेने के लिए आपको सेक्शन 25 और सेक्शन 26 पुलिस एक्ट 1861 का ऑर्डर चाहिए होगा. Such property shall be entered in the storeroom register unless a special register is prescribed for purpose by the district magistrate under the provisions of the local and special laws. अब weapon के लिए, each weapon or article of the property not being cattle seized under the above rule shall be marked or labelled with the name of the person from whom or the place where it was seized and reference to the case diary or other reports submitted from the police station. जो अक्सर आपको नहीं मिलेगा वो छोड़ के आ जाते हैं, फिर कहते हैं जी हमने पुलिस थाने पे आके बाद में क्राइम नंबर लिखा. भाई वो आपको कहता आप डायरी का मेंशन करें, जिस डायरी के तहत आप आए हैं वहाँ पर. If articles are made up into a parcel, the parcel shall be secured with sealing wax bearing the seal impression of the reasonable responsible officer and shall be similarly marked or labelled. Such articles or parcels shall be placed in safe custody pending disposal as provided by law or rule. या आजकल इस पर थोड़ा सा सख्ती हुई है कि जी सेफ कस्टडी हो, सीलिंग पे करें. 1934 में उस वक्त की सरकार ने ये रियलाइज़ किया था और ये प्रोसीजर किया था. आज तक इतनी जिद्दत आने के बावजूद भी उस पर अमल प्रॉपर नहीं है. Cattle shall be placed in the pond and shall be carefully described in the case diary or other report regarding their seizure submitted from the police station. ये pond जो मैंने आपको कहा कि ढक बने होते थे. All expenses for feeding and watering cattle kept in the pond in connection with cases shall invariably be recovered from the district magistrate, not from the complainant. फिर ये कहते हैं जी हमने आपका संभाला, हमें पैसे दें, तो कहते हैं कैटेगरिकली कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उनकी मालकी के पैसे देंगे, आप कंप्लेनेंट से नहीं ले सकते. द पुलिस शैल सेंड टू हेडक्वार्टर्स और अ मैजिस्ट्रियल आउटपोस्ट all weapons, articles and property connected with cases sent for trial
suspicious unclaimed other property when ordered to do by a competent magistrate. Motor vehicle detained or seized by the police in connection with cases or accidents shall be produced before a magistrate after rapid investigation or by means of incomplete challan. The evidence relating to the identity or condition of the vehicle should be laid and disposed of at an early date, and the magistrate should then be invited to exercise the discretion vested in him under section 516A Code of Criminal Procedure to order that the vehicle be made over to the owner pending conclusion of the case on security to be produced whenever demanded by the court. ये 516A को इतना मुश्किल किया हुआ है, ये इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है और आपको हर केस में सिक्योरिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर बहुत इंतहाई ज़रूरी हो तो, वरना आप ऐसे रिलीज़ कर दें। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी अगर गाड़ी मोटर व्हीकल सीज हो जाए तो उसको छुड़ाना भी एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है। फिर मैं इसमें ज़रूरी समझता हूँ आपको कुछ और रूल्स जो इससे बहुत कंसर्न है। रूल 22.47 एंड रूल 22.48, जैसे मैंने आपको बताया कि 25 रजिस्टर है, ये रजिस्टर्स 22.47 2247 से इनका डिस्क्रिप्शन शुरू है। हर एक रूल में एक एक रजिस्टर की डिस्क्रिप्शन, पढ़कर सुनाना मैं समझता हूँ कि टाइम का शायद ज़्यादा होगा, लेकिन एक दो चीज़ें जो इंतहाई ज़रूरी हैं सिर्फ वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा और मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि ये अगर आप पढ़ लेंगे तो ये बेहतर चीज़ हो जाएगी आपके लिए रजिस्टर्स को पढ़ना। ये 2247 जो है, द ऑर्डर्स रिगार्डिंग द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर आर कंटेन्ड in rule 24.5 and regarding the petty offences register in rule 24.9. ये रजिस्टर 1 आपका कहता है। रजिस्टर नंबर 2 द डेली डायरी, वो जो रोजनामा जिसको हम कहते हैं ना थाने पे, बस आपको यही मिलेगा मोस्टली, वो भी प्रॉपर मेंटेन नहीं करते। वो क्या कहता है, वो है 2248 रजिस्टर 2 है। द डेली डायरी शैल बी maintained in accordance with section 44 of Police Act. It shall be informed 2248 and shall be maintained by means of carbon copying process. There shall be 2 copies. One will remain in the police station register and other shall be dispatched to the gazetted officer to be designated by the superintendent of police or to the superintendent of police himself every day at the hour fixed in this behalf. ये डेली डायरी आपको या तो किसी गजेटेड ऑफिसर जिसको डेप्यूट किया गया हो या फिर एसएसपी से आपको डेली भेजनी है। डेली क्यों भेजनी है? ताकि उनको पता चले कि रोज़ की कार्रवाई क्या हो रही है मेरे पुलिस थानों के अंदर। ये समझते सारी चीज़ें 1934 के अंदर अगर उन्होंने महसूस किया था तो ऐसे नहीं किया था। शॉर्टली बिफोर द क्लास ऑफ ईच क्वार्टर बुक्स कंटेनिंग द प्रॉपर नंबर ऑफ पेजेस for then ensuing 3 months shall be issued to police station by the superintendent. The superintendent shall fix the hours at which station diaries shall be daily closed with reference to the hour of dispatch of the post messenger. Daily उसको किस घंटे में ख़त्म करना है और फिर किस टाइम पे उसको मैसेंजर के थ्रू भेजना है। The daily diary is intended to be complete record of all events which take place at the police station. It should therefore record not only the movements and activities of all police officers but also visits of the outsiders, whether official or non-official, coming or brought to the police station for any purpose whatsoever. हम जो अक्सर सवाल करते हैं और जज साहिबान भी ध्यान में, भाई आपने ये चीज़ लिखी थी अपने रोजनामे में? कोई भी बंदा किसी भी काम से ऑफिशियल अनऑफिशियल किसी भी वजह से अगर थाने पे विजिट करता है वो आपको मेंशन करना है जी फलां टाइम पे फलां बंदा आया, फलां काम से आया। हर एक चीज़, हर एक मूवमेंट, all entries in station diary shall be made by the officer in charge of the police station or by the station clerk, जिसको हम मुंशी कहते हैं। Literate officers making a report shall rate the report recorded, append their signature. Every matter recorded in such diary shall be so recorded as soon as possible. Each separate entry shall be numbered and the hour at which it was made shall commence each such entry. If the hour at which the information or otherwise containing such entry reaches the police station differs from the hour at which such entry was made, both hours shall be stated.
As soon as any entry has been made in the diary, a line shall be drawn across the page immediately below it. तो आपने देखा होगा कि ऐसे कॉलम्स बना के लाइन बना के ये प्रोसीजर लिखा हुआ है. हर डायरी का हर एंट्री का नंबर, उसका टाइम और तारीख लिखनी. अगर कोई ऐसा चीज़ जो बाहर हुई है उसका टाइम कुछ और था, क्योंकि मेमो बना 5:30 पे, लेकिन वो थाने पे पहुँचे ही 6:30 बजे, वो भी लिखना है कि जी 5:30 बजे मेमो बना, लेकिन क्योंकि थाने पे वो अफसर साहब टाइम ट्रेवल करके 6:30 बजे पहुँचे, तो उसकी एंट्री जो है वो 6:30 बजे की जा रही है. द ओपनिंग एंट्री ईच डे शैल गिव द नेम ऑफ ईच पर्सन इन कस्टडी, द ऑफेंस of which he is accused, the date and hour of his arrest, the name of each accused person at large on bail or recognizance, and the date of his release on such security. लिखते ही नहीं है, ये सब चीज़ें मेंशन करनी है. The last diary each day shall show the balance of cash in hand is shown in cash account and the balance of the cattle pond account. कभी नहीं लिखेंगे आपको कैश की तो एक एंट्री नहीं मिलेगी कि उन्होंने लिखा हो. फिर ये इसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कहूँगा जितना पढ़ा जाए इसको उतना कम है. और रजिस्टर 4 होता है जिसका 22-54 के अंदर जिक्र है. थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट करके बताता हूँ, आपका भी टाइम बच जाए. जो एब्सकॉन्डर से रिलेटेड होता है, हर एब्सकॉन्डर का एक रजिस्टर होता है. ये कहते हैं जी ये हमें डिमांडेड था, मतलूब था, एब्सकॉन्डर था. मैं तो सवाल पूछता भाई रजिस्टर 4 की एंट्री है आपके पास? आपने कोई रजिस्टर 4 की एंट्री पेश की है जिसके तहत पता चले कि ही वॉज एब्सकॉन्डर? हर एब्सकॉन्डर की एंट्री जो है रजिस्टर 4 के अंदर इनको करनी है. और साथ जो है कैटल पॉन्ड से आज जो है सर्च स्लिप रजिस्टर है, जिसके अंदर बड़ा अहम रजिस्टर है 2258 में. ये मैं पढ़ना ज़रूरी समझता हूँ. रजिस्टर नंबर 8A and 8B. Register number 8A, search slip register. The register shall be maintained in form 2258A in every police station, showing dispatch of all search slip sent to the fingerprint bureau. और जो B है, the register shall be maintained in form 22.58B in every police station, showing date-wise progress in all criminal cases sent to the court by the police. उसके बाद उसकी जो कोर्ट में चले गए उनका मेंटेन करना है, जो कभी नहीं करते. वो कहते हैं जी हमने चालान जमा कर दिया, हमारा किस्सा ख़त्म. ऐसा नहीं. और 9 जो है वो क्राइम रजिस्टर है, जिसके अंदर इनको पूरा क्रिमिनल जितने भी ऑफेंसेस हुए हैं वो मेंशन करने. फिर कन्विक्शन रजिस्टर है, जो भी अक्सर थानों पे मौजूद नहीं होता, जिनको मेंटेन करना है कि जी कन्विक्शन जिस बंदे को हुई उनका रिकॉर्ड मेंटेन हो जाए. फिर रजिस्टर 13 होता है, मिनट्स बुक ऑफ द गजेटेड ऑफिसर. अगर कोई गजेटेड ऑफिसर विजिट करेगा कोई भी चीज़ है तो वो अपने मिनट्स उसके अंदर लिखेगा, जिसको इंस्पेक्शन रजिस्टर भी कहते हैं. कोई भी ऑफिसर जाएगा तो वो अपना उसके अंदर रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि कितनी दफ़ा आया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ. इस तरीके से मुख्तलिफ रजिस्टर्स हैं जो इससे कनेक्टेड है. क्योंकि मेरा टॉपिक सिर्फ आज FIR और उससे कंसर्न इन्वेस्टिगेशन है, तो मैं अपने आप को थोड़ा सा महदूद करूँगा. फिर अगर आप कहेंगे तो इंशाल्लाह ताला इन सारी चीज़ों पर भी जो है वो बात करेंगे. फिर जी रूल 24.5 फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर. बात फिर वहीं पर आ रही है. ये क्या कहता है? द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर शैल बी प्रिंटेड बुक in form 24.5 consisting of 200 pages and shall be completely filled before a new one is commenced. Cases shall bear an annual serial number in each police station for each calendar year. Every 4 pages of register shall be numbered with the same number and shall be written at the same time by means of carbon copying process. आपने देखा होगा वो कार्बन लगाते हैं, 4 पेजेस होते हैं, एक मेन होता है, 3 उसकी कार्बन कॉपीज बनती हैं और उसी टाइम पे, और कहते हैं 200 जो है उसके होने चाहिए. और जब तक एक पूरा नहीं होता दूसरा FIR बुक नहीं मिलना चाहिए. जो हम 154 का प्रिस्क्राइब बुक कहते हैं FIR बुक, तो एंट्री उसको रजिस्टर 2 में कर देनी है. फिर ये सिलसिला चलना है इस बुक का. फिर आप जब 2 में एंट्री करने के बाद ये तय करेंगे
کہ بھائی یہ کاگنیزیبل ہے یا نان کاگنیزیبل ہے. پھر آپ آئیں گے 1 میں اور پھر آئیں گے اس میں. کیا کہتا ہے یہ؟ The original copy shall be preserved in the police station for a period of 60 years. 60 سال. یہ کہتے ہیں مجھے بک نہیں مل رہا اس دور میں. اب تو اسکین اور بہت سارے ایسے آلہ آ گئے ہیں کہ آپ اس کو کر سکتے ہیں. The other 3 copies shall be submitted as follows. کس کس کو؟ 1 to the superior of police or other gazetted officer nominated by him. Number 2, 1 to the magistrate empowered to take cognizance as required in section 157 جو میں نے آپ کو بتایا. اور C, 1 to the complainant unless a written report in form 24(2) has been received in which the case the check receipts prescribed will be set. وہ فریادی کو بھی نہیں دیتے, ایک اسی وقت فریادی کو دیں گے تاکہ وہ لے جائے اپنے ساتھ. اس کا کلاس 2 کہتا ہے in case relating to cognizable offences triable by a panchayat, 1 extra copy of the first informant report shall be prepared on plain paper bearing the seal of police station and shall be sent to the panchayat concerned for information being made in the body of the FIR that this action is being taken. پنچایت کا تو سلسلہ کیونکہ لا دن بہ دن جدت میں آ گیا تو پنچایت کا تو آج کل سلسلہ ہے نہیں, یہ ریلیونٹ ہے. In the case the railway police, the copy intended for the magistrate empowered to take cognizance of the offence shall be submitted to the superintendent of district police, provided that a railway police station other than district headquarters station where there are magistrate having jurisdiction, 1 copy shall be sent to such magistrate direct. یہ اگر نہیں ہے وہاں پر, اب تو جدتیں آ گئی ہے, میجسٹریٹ ان کے لیے بھی موجود, اگر نہ ہو تو ایس ایس پی کے تھرو جو ہے ان کو وہ کاپی بھیجنی. All information required by the form shall be filled in and thereafter the serial number of each case diary submitted shall be noted on the reverse of the original copy which is to be maintained at the police station. On the conclusion, the case, the particulars contained in the charge sheet slip shall be filled on the reverse of the original copy and slip returned to the superintendent police. یہ کہتے ہیں کہ چالان کرنے کے بعد اسی ایف آئی آر کے دیکھ پر جو آپ کے پاس پرزر ہے ڈیٹیل لکھیں گے تاکہ کیونکہ 60 سال کے لیے پرزر ہوگی, آپ کو پتہ چلے کہاں چالان ہوا, اس کا کیا رزلٹ ہوا, سب کچھ. اور پھر وہ آپ گیزیٹڈ آفیسر کو بھیجیں گے تاکہ آپ کے ریکارڈ پہ سارا اس کا ڈیٹا رہے. بدقسمتی سے آج بھی یہ لوگ ایسا نہیں کرتے. اور میں آپ کو تھوڑا سا بس آخری چیز سمجھاؤں ایف آئی آر کے حوالے سے. ایف آئی آر آئے کہ نہیں پہلے کچھ کالمز میں آپ کو سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں. روز دیکھتے ہوں گے آپ لوگ, لیکن شاید اس نظر سے نہ دیکھتے ہوں یا دیکھتے بھی ہوں, تو میں سمجھتا ہوں جس نے نہ دیکھے ہوں اس کو سمجھایا جائے. یہ دیکھیں جی ایف آئی آر ہے نا, اس کے اندر کچھ کالمز بنے ہوتے ہیں. یہ ایسے نہیں ہے, ان کالمز کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے اور حیثیت ہے. ایک تو آپ کا کالم آفنس کا ڈیٹ اینڈ ٹائم آ گیا جی. پھر جی ایک کالم ہوتا ہے کہ کب پولیس اسٹیشن پہ ہوا, اس کا ڈیٹ اینڈ ٹائم. اچھا جی خبر دینے والے کا نام, یہ وہ ایڈریس آ گئی. پھر کالم 3 ہوتا ہے ڈوہ جو مختصر بیان کلم سمیت ऐं जेकॾहिं को مال کھجی بھی ہو جائے تو ان جو بھی مختصر بیان. یہ کالم 3 میں اکثر آپ دیکھیں گے نہیں لکھتے, ایف آئی آر ڈیفیکٹو ہو جاتی ہے. آپ اس کا تھوڑا سا آفنس کا بھی ڈیٹیل, کون سے سیکشنز میں ہے, اور اگر کوئی رابری, کوئی ڈکیتی, کوئی اسٹولن پراپرٹی, کوئی تھیفٹ, کچھ ایسا ہوا تو اس پراپرٹی کی ڈیٹیلز بھی دیں گے آپ اس کے اندر. دو جو مختصر بیان کلم سمیت آئی جے کدے کو مال کھجی ویو ہوجے تو ان جو بھی مختصر بیان. مختصر کیفیت جرم میں دفع و مال اگر کچھ کھویا گیا ہو تو. ہی ایف آئی آر آنے میں کچھ نہ صرف سیکشن ملندو, اونلی دے رائٹ سیکشن بس. دے ول ناٹ رائٹ دا ڈسکرپشن اور ایون دا ڈیٹیلز آف دا پراپرٹی. انہیں کالم میں یس ڈیٹیل میں نا, ڈیٹیل میں لکھنا ہے. یہاں پہ مختصر سا جی 5 تولہ سونا چلا گیا, اتنا اسپیس ہی نہیں ہے. یہ تو دیکھیں آپ اگر اے این ایف یا کسی کے ایف آئی آر اٹھائیں گے تو آپ کو وہاں پہ کوانٹٹی لکھی ہوئی نظر آئے گی. وہ لکھتے ہیں 5 کلو, 10 کلو, 100 کلو, واٹ ایور جو بھی ان کا کیس ہوتا ہے. یہ تھوڑی سی ڈسکرپشن لکھنی ہے جی, چوری کا کیس ہے, دفعات فلاں ہیں, اور اس کے اندر 5 تولہ سونا اور
1 लाख रुपए नकदी जो है वो चोरी हुई। वो फरियादी वो वो फरियाद तो डेफिनेटली वो अपनी कहानी बताएगा कि मेरे साथ क्या हुआ कैसे हुआ। अच्छा आते हैं कॉलम नंबर 4। वारदात जी जाए पुलिस थाने का केतरे मुफासले ते केड़ी तरफ जाए वुकुआ और फासला थाने से और सिमत, ये लिखते हैं। लेकिन इसका मैं आपको विजडम बताता हूँ। विजडम क्या है? विजडम पुलिस पे मॉनिटर करने का और पुलिस को अंडरस्टैंड करने का कि जी ये ऑफेंस कहाँ हुआ, कब हुआ, कौन से फासले पे हुआ। अब पुलिस को पहले तो ये देखना है कि ये कंप्लेनेंट, ये फरियादी इतनी देर में क्यों पहुंचा। अगर ये हमसे आधे किलोमीटर के फासले पे था और इसके साथ वाकई ये वारदात हुई तो ये 3 घंटे बाद क्यों आया। आधे किलोमीटर अगर पैदल भी आया है तो उसको 15 मिनट लगने चाहिए थे, 20 मिनट लगते। ये 3 घंटे बाद 6 घंटे, ये इस कॉलम का विजडम है, ऐसे नहीं है जो हम नहीं समझते। क्योंकि इसके बाद जो कॉलम है ना वो इसको कनेक्ट करता है। आज तक बदकिस्मती से कोर्ट्स विद ड्यू रिस्पेक्ट इनको भी उस डिटेल में नहीं देखती और पुलिस तो बिल्कुल नहीं देखती। कॉलम नंबर 5, जांच निस्बत केड़ा उपा कया वया ऐं ख़बर दाख़िल करण में छो देर कई वई तंहिंजो सबब कार्रवाई मुतलका तफ्तीश अगर इतला दर्ज करने में कुछ वक्त हुआ तो उसकी वजह बयान करें। क्या लिखा होगा इसमें? अक्सर पुलिस तरफा का अब देर न, ओह कुछ भी हो। अरे ये क्या कॉलम का था, आप जवाब क्या लिखते हैं? अब ये कहाँ लिखा है कि पुलिस की तरफ से दे रहे हैं या नहीं? क्योंकि मैंने कहा ना कॉलम 4 डेट स्पेस सारी चीज़ जब 1 to 4 आ रहे हैं आप और इंसिडेंट ऑफ प्लेस जो पूछ रहे हैं, उसका डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तरफ पूछ रहे हैं, उसके बाद कॉलम 5 आ रहा है, उसको कनेक्ट कर रहा है। आपको देखना है कि आपने अभी तक देखे कभी कभी पुलिस क्या करती है। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा आपका साथ, माफ़ कीजिएगा। पुलिस कभी कभी कहती है जी हम गए, इन्फॉर्मेशन मिली, हमने मर्डर केस की, हमने इंक्वेस्ट रिपोर्ट बना ली, हमने मशीनामे बना लिए, हमने दानिशनामे बना लिए, ये कर दिया वो कर दिया, लेटर दे के आ गए, ये कर दिया, अब थाने पे आ गए। फरियादी आएगा तो FIR काटेंगे, लेकिन FIR नहीं कटी, FIR दूसरे दिन कटी। कॉलम 5 में ये सारी चीज़ें आनी है। जांच निस्बत केड़ा, आप चूंकि ये काम कर चुके हैं, आपको ये सारे मेंशन करने अपने इस कॉलम के अंदर के जी इससे पहले हम ये कार्रवाई कर चुके हैं। और देर क्यों हुई? देर इसलिए हुई कि वो डेड बॉडी की फनरल में थे, किसी और मामले में बिजी थे, कोई ज़हनी काम नहीं कर रहा था, ये हुआ। हालांकि पुलिस को खुद ये FIR काट देनी चाहिए, लेकिन नहीं भी काटी और रजिस्टर 2 के अंदर अगर कर दी तो हद से 154 में नहीं आई, लेकिन रजिस्टर 2 के अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, वो उसको जस्टिफाई करेगी डिले को। और फिर यहाँ कॉलम 5 में आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है और देर होने की वजह भी लिखनी है। अगर नहीं है और पुलिस को नहीं पता चला तो कॉलम 4 वाले को कनेक्ट करेगा कि भाई तुम तो थे 15 मिनट के फासले पे, तुम आए हो दूसरे दिन, क्या कर रहे थे, लेट क्यों की? वो बताएगा जी मैं घर चला गया, सो गया, बड़ों से पूछा, वडेरे से पूछा, दोस्त से पूछा, भाई से पूछा, मशवरा किया। अब लिखो, और जब आप ये लिखोगे तो फिर केस का फेट होगा, वो पता चल जाएगा कि आपने कंसल्टेशन और डेलिब्रेशन के बाद FIR करवाई है। ये चीजें जो समझनी है, डिले एक्सप्लेन हो गई है, जो भी होगी इधर इनवे, जैसे मैंने कहा अगर आप पहले जैसे मैंने बताया कि आपने लिख दिया तो वो जस्टिफाई हो जाएगी। फिर उसके बाद इसका बयान होता है, वो वर्ड टू वर्ड लिखना है जी मैं ये हुआ वो, जो भी कह रहा है आपका काम नहीं है, आप उसके बाद तय करेंगे। फिर क्या है आखिर में? पुलिस कार्रवाई। हर केस में होती है पुलिस कार्रवाई, लिखते नहीं है। पुलिस कार्रवाई में भी तो आपको लिखना ही है। अगर आपने कोई कलेक्शन ऑफ द एविडेंस की, आपने कोई मेमोज बनाए थे, आप सारे कुछ कर, वो पुलिस कार्रवाई में लिखना आपको, क्योंकि पुलिस कार्रवाई है ही ये। अब ये क्या लिखते हैं, जो मेरे हाथ में एक FIR और अक्सर FIR में होता है, मच्चो फरियाद कलम 154 CRPC दाख़िल करे, कलम 157 CRPC जी बजावरी जोगी कोर्ट सां कई वई। FIR कापियूं भला अफ़सरनि साहिबान खे अर्ज़ रखियूं वयूं आहिनि, जंहिंजी दाख़िला तालुक़ रखंदड़ रजिस्टर नंबर 2 में रखी वई आहे। SHO साहब एंट्री नंबर फलाणे ॿाहिरि वियल आहिनि, केस जी जांच आऊं पाण कयां, बॉटम में लिखना है, आऊं केस जा पाण कयां थो, मशगूल आहियां वॾो। अब कार्रवाई थी आहे कोन्हे। व्हाट अबाउट द स्टेप्स यू हैड ऑलरेडी टेकन? तव्हां मेमोस ठाहिया, तव्हां विज़िट कयो, तव्हां रिपोर्ट्स वरितियूं, कलेक्शन कई, वेयर आर दोज? कि सॼियूं FIR डिफेक्टिव। ऐं
ये उहे शयूं आहिनि जेके शायदि तव्हांखे किताब मां ईअं आसानी सां सम्झ में न अचनि। अब भूल गया मैं उर्दू में दे रहा था, लेकिन वो लैंग्वेज है, ये वो चीज़ें हैं उर्दू जो वाला मैं तो सब- एक भी नहीं बैठा हुआ है। सर ऑनलाइन भी जा रहा है, हो सकता है लोगों को थोड़ा सा। अच्छा तो करेंगे। अच्छा चलो। ये एफआईआर के अंदर वो चीज़ें हैं जो आप एफआईआर रोज़ देखते होंगे, रोज़ पढ़ते होंगे, लेकिन इस अंदाज से शायद चंद ही लोग होंगे जिन्होंने एफआईआर को देखा होगा, बहुत सारे लोग नहीं देखते। इन अगर कानून के तकाज़ुल, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा, मैंने आपके सामने सेक्शंस पढ़े, उसकी अपनी छोटी सी अकल के मुताबिक इंटरप्रिटेशन की है। ना भी करूँ तो जो अल्फाज लिखे हुए हैं वो तो बाइंडिंग है, इंटरप्रिटेशन चले जी बड़ी कोर्टें कर लेंगी, इस पर बहुत सारे जजमेंट्स भी हैं। मैं जो भी बात कह रहा हूँ वो ऐसे हवा में नहीं कह रहा, लेकिन स्टेचू के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है, जो वर्ड्स हैं, वो तो बाइंडिंग इफेक्ट है। अगर इन पर भी अमल हो तो इन एफआईआर का तरीक़ेकार, काटने का तरीक़ेकार, और 22 से अब दाखिल करते हैं, बड़ा प्रोसीजर बना दिया है आजकल, इंक्वायरी में भेजें, फिर कंप्लेंट, वेयर इज़ दैट, कहाँ से लाए हो आप? एक सुप्रीम कोर्ट, भाई जजमेंट कोई भी आ जाए, ऐसे तो जजमेंट्स आती जाती रहती हैं। जो काम पुलिस रूल्स के तहत पुलिस को करना है, एफआईआर काटने से आसमान कौन सा गिर जाता है? कुछ भी नहीं है, एक रिपोर्ट है, एक इन्फॉर्मेशन है, आप समझते नहीं है, आप 126, 157 2 के अंदर उसको बंद कर दे, लिख दे कि जी ये इन्वेस्टिगेट करने जैसा क्राइम ही नहीं है, झूठा है, 182 की कार्रवाई कर दे, उसी वक्त तफ्तीश करने की भी ज़रूरत नहीं है। किसी भी अफसर को इतनी सी भी तकलीफ नहीं करनी, सिर्फ उसके 4 पन्ने एफआईआर बुक के ख़राब होंगे, एक टुकड़ा जो है उसका रजिस्टर 2 का ख़राब होगा, लेकिन उसके बाद जो वो 182 करके और 6 महीने की अगर सज़ा दिलवाएगा फरियादी को भी लग पता चलेगा। अब तो उन्होंने फाइन भी 5 लाख तक कर दिया है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो मेरा ये आप सबसे आज लेक्चर देने का मकसद ये था आप सब लोगों को, ताकि आपको ये बेसिक पता चले। जो अक्सर लोग बस ऐसे ही रूटीन में चले आ रहे हैं, एक ऐसा माहौल बन गया है कि अगर आप